नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आपने भारत के अंदर कुछ चुनिंदा पत्रकारों और राजनेताओं के मुंह से एक शब्द सुना होगा कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, भारत का लोकतंत्र मर चुका है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, आपको इसे समझने के लिए आज म्यांमार का रुख करना पड़ेगा। दोस्तों, म्यांमार वैसे तो हमारा एक पड़ोसी देश है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारा पड़ोसी देश अपने ही आग में जल रहा है और इसके अंदर वहां की आम जनता हताहत हो रही है और परेशान है। दरअसल इस साल की शुरुआत में म्यांमार की सेना ने वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से ही म्यांमार अपने ही आग में अब झुलस रहा है। आपको म्यांमार के इस आंतरिक लड़ाई को समझने के लिए समय में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल म्यांमार के इतिहास में अभी जो हो रहा है, ये दूसरा बड़ा जन आंदोलन है। पहला 1988 में सैन्य शासन के खिलाफ छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में आंग सान सू की एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरी थी। इसके बाद जब 1990 में सैन्य प्रशासन ने चुनाव कराया तो उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। सैन्य प्रशासन ने चुनाव के नतीजों को खारिज कर दिया और आंग सान सू की को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। यह नजरबंदी साल 2010 में खत्म हुई। इसके बाद से उन्होंने देश में लोकतंत्र लाने की कोशिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो 2016 से लेकर 2021 तक म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही और विदेश मंत्री भी रही। लेकिन इस साल फरवरी की पहली तारीख को सेना ने म्यांमार सरकार का तख्ता पलट किया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तब से देश में आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व युवा पीढ़ी और छात्र कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार में आंग सान सू की के चाहने वाले अभी बहुत बड़ी संख्या में हैं और उनकी इस लोकप्रियता को कम नहीं किया जा सकता। फरवरी में हुए चुनाव में सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 80% से अधिक वोट हासिल किए थे। यह उनकी बड़ी जीत थी। आज भी जब आप यंगून शहर की गलियों में निकलते हैं तो वहां पर हर जगह दिखाई देने वाली सूची के पोस्टर, पेंटिंग और कैलेंडर मदर सूची की लोकप्रियता की इशारा करते हैं। हालांकि अब इन गलियों में प्रदर्शनकारियों का शोर है। वे बर्तन बजाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वे चाहते हैं कि सूची को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन वहां की सेना लगातार वहां के लोगों की आवाज को कुचल रही है और अब म्यांमार में सेना की बर्बरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पिछले कुछ महीनों में म्यांमार में सेना के अत्याचार से बचने के लिए वहां के लोग शरणार्थी बनकर अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। मिजोरम में पिछले 3-4 महीने में म्यांमार से लोगों का आना जाना जारी है। म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद वहां जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे में लोगों का पड़ोसी राज्य में शरण लेने को मजबूर है। स्थिति यह है कि कुछ दिन पहले ही म्यांमार के चीन प्रांत के मुख्यमंत्री सलाई लियान लुआई को मिजोरम में शरण लेनी पड़ी। यदि किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़े तो इससे ही वहां की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति यू विन मिंट को हिरासत में ले जाने के बाद म्यांमार में एक साल के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। देश की बागडोर अब जनरल मिन आंग हलिंग को देश की कमान सौंप दी गई है, जिसके बाद लगातार उनकी सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन के डाटा के अनुसार राज्य के 10 जिलों में म्यांमार के करीब 9,247 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं पर जहां पर भारत के अंदर एक तरफ म्यांमार के बढ़ते अप्रवासियों की वजह से भारत परेशान है, तो दूसरी तरफ म्यांमार की मौजूदा स्थिति भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। दरअसल एशिया के अंदर भारत सबसे ताकतवर देशों में से एक है। एक तरीके से कहा जाए तो भारत अब घर का बड़ा है और आसपास के छोटे मोटे पड़ोसी देश बच्चे। तो ऐसे में जब इन छोटे देशों में कोई परेशानी आती है तो बड़े देश का यह फर्ज बनता है कि उस समस्या को जल्द से जल्द हल करे। लेकिन इस समय भारत म्यांमार को लेकर अपना हर एक कदम सोच समझ के रख रहा है। भारत तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर म्यांमार की सेना की हिंसक कार्यवाहियों का विरोध तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों की तरफ प्रतिबंध लगाने से परहेज भी कर रहा है। लेकिन भारत के चुप रहने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। म्यांमार से जुड़े मामलों के जानकार और म्यांमार में भारत के राजदूत रहे राजीव भाटिया कहते हैं कि म्यांमार भारत का पड़ोसी है, इसलिए यह दुविधा बढ़ जाती है। राजीव कहते हैं कि हजारों मील दूर अमेरिका जिस तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है, एक पड़ोसी देश ऐसा नहीं कर सकता। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अब आप यह वजह क्या है उसको जरा समझ लीजिए। दरअसल काफी मशक्कत के बाद भारत ने हाल के वर्षों में ही म्यांमार के साथ अपने रिश्तों में काफी सुधार लिया था। भारत को म्यांमार की जरूरत सिर्फ चीन के बढ़ते प्रभुत्व की वजह से नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकी संगठनों को काबू में करने के लिहाज से भी म्यांमार का सहयोग भी दरकरार होती है। इनमें से कई संगठनों के बारे में माना जाता है कि वो म्यांमार स्थित जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके लिए भारत और म्यांमार की सेना ने एक साथ मिलकर इन आतंकी गुटों को खत्म करने के लिए भी कई बार साथ आ चुके हैं। साल 2015 की
कि 9 जून को भारतीय सेना नागालैंड और मणिपुर से होते हुए म्यांमार की सीमा में घुसती है और 40 आतंकियों का खात्मा कर देती है। दरअसल इस समय सेना के पास खबर थी कि म्यांमार के पोन्यू इलाके के पास उंजिया में उग्रवादी गुट द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग NSCN-K के कैंप चल रहे हैं। उग्रवाद पर यह बड़ा हमला म्यांमार सेना के सहयोग के साथ भी पूरा हो सका था। साथ ही 2019 में भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर चलाए गए एक अभियान में म्यांमार सीमा पर एक उग्रवादी समूह से संबंधित 10 शिविरों को नष्ट किया था। ऑपरेशन सनराइज एक बड़ा अभियान था जिसमें चीन द्वारा समर्थित कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के एक उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी को निशाना बनाया गया था। सूत्रों ने कहा कि शिविरों को म्यांमार के अंदर नष्ट किया गया और यह गहन अभियान 10 दिनों में पूरा हुआ था। ऐसे में भारत इस समय विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि अगर वो वहां की सेना का विरोध करता है तो ऐसे में हो सकता है कि म्यांमार के जंगलों में जो उग्रवादी छुपे हुए हैं उनको खत्म करने के लिए आगे भविष्य में म्यांमार की सेना भारत की मदद ना करे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि बदला लेने के लिए जो म्यांमार की सेना अभी तक तो हमारी मदद कर रही थी, वही कोई उग्रवादी गुट को भारत के खिलाफ खड़ा कर दे। ऐसे में जहां पर भारत अभी चीन और पाकिस्तान से तो सीमा पर लड़ ही रहा था, ऐसे में उसे एक और दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। इसलिए भारत इस खतरे को बिल्कुल भी मोल नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ जहां म्यांमार के अंदर लोकतंत्र वाली सरकार का भी समर्थन करना भारत की पहली प्राथमिकता है, ऐसे में भारत इस समय बहुत सोच समझकर अपने कदम चल रहा है। यही वजह है कि भारत वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन सैनिक शासन का अभी मुखर विरोध भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भारत म्यांमार के मामले में बिल्कुल ही खामोश है। 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद से भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके म्यांमार के घटनाक्रम पर गहरी चिंता भी व्यक्त की थी। इसके अलावा 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के मामले पर एक बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत म्यांमार के साथ जमीनी और समुद्री सीमा साझा करता है और यहां शांति और स्थिरता का होना उसके हित में है। इसलिए म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर भारत द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हम इस बात से चिंतित हैं कि म्यांमार द्वारा लोकतंत्र की दिशा में पिछले दशकों में उठाए गए कदम को कमजोर ना किया जाए। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो म्यांमार की जनता और लोकतांत्रिक पार्टियों की आवाज सुने और बातचीत के जरिए उनकी सहायता करे। मगर 37 साल तक भारत के राजनयिक रहे राजीव भाटिया के मुताबिक ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। उनके विचार में भारत को सावधानी से कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, म्यांमार में इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझ सकता है। म्यांमार के नेताओं और वहां के सैन्य अधिकारियों को मिलकर ही इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। अन्य लोग सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस मामले में बीच बचाव कौन करा सकता है? यह अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, भारत या चीन नहीं करा सकता। हर एक की अपनी अपनी खामियां हैं, जिसके कारण तो ये वो नहीं कर सकते। यह मामला सेना और वहां की सरकार को आपस में मिलकर ही सुलझाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।